हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का हमारा क्लास 6 का 6वां चैप्टर हमारा है हमारा देश भारत। इस चैप्टर का नाम हम इसको सीटेट के लिए कवर करें या फिर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए है। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, प्रायद्वीप स्थल, पहले आप ये जान लीजिए प्रायद्वीपीय स्थल क्या होता है। प्रायद्वीपीय स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। मान लो ये स्थल हो गया और ये मान लीजिए ये पानी हो गया, तीनों तरफ से घिरा हुआ है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? प्रायद्वीपीय बोल सकते हैं। ये हो गया। देखिए, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। देखो, हमारा भारत जो है बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार वाला देश तो है ही। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा, यानी ये नॉर्थ साइड है ना हमारा उत्तर, ये किससे घिरा हुआ? इधर साइड हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। और वहीं जब पश्चिम की बात करते हैं तो इधर साइड में वेस्ट साइड में अरब सागर से, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इधर पूर्व में ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। और यहाँ पे हमारा क्या है? हिंद महासागर। भारत प्रायद्वीपीय तटों पर लहराते हैं। ये भारत के प्रायद्वीपीय तटों पर ये लहराते रहते हैं। कौन? हिमालय के ऊंचे शिखर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। इनका डायरेक्शन याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल, आपसे अगर भारत का क्षेत्रफल पूछे, ये तो इंपॉर्टेंट है और ये कॉमन है, हमेशा हर एग्जाम में पूछता है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखो, अब यहाँ से एक चीज और आप याद रखिए, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी। आपको तो ये पता है ना, यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में ये जो है उत्तर में लद्दाख, यहाँ लद्दाख होगा और यहाँ दक्षिण में क्या होगा? कन्याकुमारी। यहाँ इसकी लंबाई कितनी है याद रखिएगा, ये हर बार पूछता है। तो 3200 किलोमीटर है। कितना है? 3200 किलोमीटर है। वही जब हम बात करेंगे पूर्व का, जब हम वही बात करेंगे पूर्व से लेके पश्चिम तक में, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ तक, तो इसका विस्तार कितना है याद रखिएगा। इसका विस्तार है 2900। कितना? 2900 किलोमीटर है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर से एक बार मुझे बता दीजिएगा इसका विस्तार। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी, सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। देखो, ऊंचे ऊंचे पर्वत हो गए, ये सब भारतीय महामरुस्थल, ये सब किसको दर्शाते हैं? ये द्वीप समूह के स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं, क्योंकि सब एक जैसे तो हो नहीं सकते, अलग अलग इंसान भी देखिए एक जैसे नहीं है, तो हम हर चीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि सब एक जैसा होगा। तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की भिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता होती है। जैसे अभी देख लीजिए, हम लोग यहाँ नॉर्थ इंडिया में नॉर्मल भाषा है, वहीं हम साउथ में चले जाएं तो उनका तेलुगु तमिल जो है वो बोलते हैं, लेकिन हमारा, और उसके बाद हम मतलब भिन्नता भी हमारी संस्कृति उनकी संस्कृति में, हमारे यहाँ हर संस्कृति के लोग रहते हैं ना, हर धर्म के लोग रहते हैं, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। लेकिन हम हमेशा एकता में रहते हैं। कुछ भी हो जाए, हम ईद भी मनाते हैं और हम दिवाली भी मनाते हैं और हम एकता में भी रहते हैं, और ये हमें बांधे रखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। देखिएगा, जब ये जनगणना होगा ना, हम लोग नंबर 1 पे आ जाएंगे जनसंख्या में। अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे, अभी अगर आपसे पूछेगा नंबर 1 कौन है जनसंख्या के मामले में, तो चीन ही है, लेकिन बाद में देखिएगा हम लोग नंबर 1 पे हो जाएंगे। अब स्थिति देखते हैं। देखो, भारत जो है ना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एक चीज याद रखिएगा, भारत हमारा कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ में स्थित है हमारा भारत, नॉर्थ में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। मान लो ये हमारा मैप हो गया, इस तरह से मैप तो मुझसे बन नहीं पाता है, तो इसके बीचों बीच भाग से 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर मध्य तक होके गुजरती है। देखो, दक्षिण से उत्तर की ओर हम भारत की भूमि का विस्तार देखेंगे। दक्षिण से उत्तर, अभी साउथ की बात कर रहा है ना, ये साउथ से लेकर नॉर्थ तक के हम देखेंगे इसका विस्तार, तो कितना होगा? 8 डिग्री 4 उत्तर तथा 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच में स्थित है। वहीं पश्चिम से लेकर पूर्व, अगर हम इस पश्चिम से लेकर पूर्व तक देखेंगे भारत का विस्तार, तो 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के बीच में। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? अभी हमने देखा है हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ दो छोर पर स्थित है। स्थानों के स्थानीय समय में भी बहुत अंतर हो सकता है। बिल्कुल जैसे हमारे गुजरात और वहीं अरुणाचल प्रदेश में अंतर है ना 2 घंटे का, इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि हमने पढ़ा है कि प्रत्येक एक डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। मतलब 1 डिग्री जो है वो अगर टाइम पूछे तो कितने के बराबर होता है? 4 मिनट के टाइम मतलब बराबर होता है। देखो, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा, मैंने आपको पहले बताया, पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले हो जाता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया। हर बार क्वेश्चन पूछता है भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री है। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर कहते हैं। इस यामोत्तर को क्या बोलते हैं? भारत का मानक यामोत्तर बोलते हैं। अब हम भारत के पड़ोसी देश देखते हैं, 7 देशों के साथ। देखो, अगर पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में भारत कितने देशों के साथ साझा करता है, तो 9। अगर आपसे सिर्फ स्थलीय की बात करेगा तब 7 लगाइएगा।
ठीक है। स्थलीय और जलीय मिला के पूछेगा तो कितने लोगों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये नॉर्मल पूछेगा, लेकिन स्थलीय जलीय ये अलग करके पूछेगा तब आप करिएगा। तो 7 देशों के साथ स्थलीय सीमाओं के साथ जुड़ा हुआ, किसके किसके साथ जुड़ा है आप ये देखिए। एक तरफ आपको ये म्यांमार दिख रहा है, ठीक है, ये भूटान दिख रहा है, ये बांग्लादेश दिख रहा है, ये दिखा आपको, चीन दिख रहा है, तिब्बत दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है, अफगानिस्तान दिख रहा है, पाकिस्तान दिख रहा है। तो 7 लोगों से ये क्या शेयर करता है अपना बॉर्डर, और यहाँ पे नेपाल है और ये तिब्बत है, तो इसको देख लीजिएगा। और ये श्रीलंका से भी जली, देखो जली श्रीलंका से भी शेयर करता है, ठीक है, ये और ये मालदीव से भी श्रीलंका शेयर कर रहा है जली। और भारत और श्रीलंका के बीच में ये कौन सी संधि है, जल संधि, इसका नाम बताइए, पाक जल संधि। मैं आपको बता भी चुकी हूँ इसके पिछले चैप्टर में। इनमें से कौन सा देश है जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है वो समुद्र से नहीं जुड़ी। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश है। मैंने आपको पहले बता दिया, मालदीव जो है और श्रीलंका ये हमारे पड़ोसी देश हैं, ये जल संधि मतलब कि जल शेयर करते हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन हम देख लेते हैं। भारत एक विशाल देश है, भारत हमारा तो एक विशाल देश है ही, बहुत बड़ा देश है, हम इसको जानते हैं। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारे भारत को बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली हमारी जो है भारत की राजधानी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग जरूर बताइएगा, हमारे भारत की आर्थिक या वित्तीय राजधानी कौन सी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर, और भाषाओं के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, आंध्र प्रदेश बना था, ये चीज याद रखिएगा। अब भौतिक विभाजन देख लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। संतरी का कार्य मतलब कि रक्षा करता है, उत्तर में जो बर्फ से ढका हुआ है ये संतरी का कार्य कर रहा है ना। हिम प्लस आले का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय कहते हैं, जो सबसे उत्तर में स्थित है, इसको क्या बोलते हैं, बृहत हिमालय कहते हैं, या फिर हिमाद्री भी कह सकते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप लोग जरूर से मुझे बताइए कॉमेंट बॉक्स में। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए, आप लोग बताइएगा ये कहाँ पे। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित है। यहाँ से अधिक जलोढ़ निक्षेप क्या होता है, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है। मतलब जो नदियों के द्वारा बहुत महीन मिट्टी लाई जाती है बह बह के और ये बेसिन में निक्षेपित करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ निक्षेप कहते हैं। सहायक नदी क्या है, एक नदी सरिता या जो कि मुख्य नदी में से किसी भी तरफ से आकर मिलती हो, अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, उसे क्या बोलते हैं, सहायक नदी। जैसे ये हमारी गंगा नदी है और यहीं से कहीं यमुना नदी आ रही है और गोमती नदी आ रही है, आके सब मिल रही है ना, तो ये सब क्या हो गई, इसकी सहायक नदी, हेल्पिंग रिवर तो हो गई। एक चीज़ और याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। ये हर बार क्वेश्चन आता है, सुंदरवन डेल्टा। इस डेल्टा की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार। डेल्टा स्थल का वह भाग हो जो नदी के मुहाने पर बनता है, नदी के मुहाने पर, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहते हैं। मतलब कि बे ऑफ बंगाल में गिर रही है ना, ये रहा गंगा नदी और ये रहा ब्रह्मपुत्र, ये आ रही है इसके मुहाने पर गिर रही है, यहीं पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत के यहाँ से हिमालय के दक्षिण में भारत की उत्तरी मैदान स्थित है। देखो हिमालय के दक्षिण में भारत का कौन सा मैदान स्थित है, उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है, ये मैदान जो है समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हुए हैं। ये नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, तभी तो हम लोग देखो मैदानी भाग में रहते हैं। यहाँ यही कारण है कि इन मैदानों की जनसंख्या अधिक है, यही कारण है ना। देखो भाई हमारे उत्तर प्रदेश से एग्जाम्पल ले लो, सबसे नंबर 1 पे है जनसंख्या के मामले में, तो यही कारण है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है। भारत के पश्चिमी भागों में वेस्ट साइड में हमारा भारतीय महामरुस्थल है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला है। और ये कैसा है, शुष्क है, गर्म है और रेतीला है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, यहाँ पे वनस्पति की मात्रा बहुत, मतलब पेड़ पौधे ही बहुत कम है। उत्तरी मैदानों में दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार स्थित है और उत्तर मैदान में क्या स्थित है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, कैसी है, ट्रायंगल शेप की है। इसकी धरातल पर काफी ऊंचा नीचा, इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, अरावली श्रृंखला है, बहुत पुरानी श्रृंखला है हमारे भारत की, जो विश्व की सबसे पुरानी है। इनफैक्ट हमारे पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, हमारी अरावली श्रृंखला, याद रखिएगा। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, विंध्य और सतपुड़ा भी यहाँ पे महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है, नर्मदा और तापी नदी इन्हीं श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं, ये चीज याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा,
नर्मदा और तापी नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये अपना पानी कहाँ पे गिराती है? बे ऑफ बंगाल में ना गिरा के अरब के खंबात की खाड़ी में गिराती है। ये चीज़ याद रखिएगा। ये पश्चिम की ओर की तरफ, देखो आ गया ना, ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार में पश्चिम में पश्चिमी घाट सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ना, मतलब एक समान के रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच से टूटा, मतलब कि उबड़ खाबड़ है, टूटा उटा है जो पूर्वी घाट है, तथा असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लौह, अयस्क की प्रचुरता है, मतलब ये सब पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट देखो, पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान में स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं, काफ़ी सकरा हुआ मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान जो है ये अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ, जैसे महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा या ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा बनता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। प्रवाल क्या होते हैं? देखो, प्रवाल जो होते हैं ना, छोटे छोटे, ये क्या होते हैं? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं, तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। भारत के दो द्वीप समूह हैं। भारत के दो द्वीप समूह हैं, कौन कौन से? लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ ही दूर पर स्थित है, प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये भारत से दक्षिण एवं पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कौन सा द्वीप समूह जो 2024 में 2004 में प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों के बात करके उनसे पता लगाइए कि क्या हुआ था। सुनामी आया था। सुनामी एक विशाल सागरी तरंग है जो क्या करता है, जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न करता है। एक चीज़ और याद रखिए, भी करंट अफेयर का है, मैं सुबह सुबह करंट अफेयर्स भी बनाती हूँ, तो आप उसको जरूर से देखिएगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल के भी क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो फिर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हम हिस्ट्री देखेंगे, इसके बाद आप हिस्ट्री को भी देखिएगा। अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो 49 रुपीज़ का है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब है, तो आप ले सकते हो हिंदी में। और इंग्लिश में लेना चाहते हो तो इंग्लिश में भी है, वो भी 49 रुपीज़ का। आप दोनों का लेंगे तो 100 है, दोनों लेंगे अगर एक एक लेंगे तो 49 में आपको तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जो नंबर है उस पर आप जरूर व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। थैंक यू।